हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं तोमर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता चुका था। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, भारत का सबसे प्रमुख नदी के बारे में, गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए, है ना, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और गंगा नदी की विशेषता तो आपको पता ही है, प्रत्येक भारतीय को पता है कि गंगा नदी हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी अनिवार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और साथ ही साथ हमारे भौगोलिक दृष्टि से भी भारत की सबसे बड़ी नदी है और गंगा नदी तंत्र ही भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो गंगा नदी के बारे में शुरू करने से पहले गंगा नदी के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है गंगा नदी के बारे में, ठीक है। दरअसल पुराणों की अगर बात करते हैं तो पुराणों में इसका वर्णन देखने को मिलता है गंगा नदी का। कहा जाता है विष्णु भगवान के पैरों से गंगा नदी का जन्म हुआ था, फिर भगवान शिव को की जटा में इन्होंने वास किया था। भागीरथ ने तपस्या कर कर गंगा को लाया था स्वर्गलोक से पृथ्वी पर, है ना। तो भागीरथ के बारे में आपको पता है, उनके नाम से ही इसका नाम भी क्या पड़ा है, भागीरथी पड़ा है ना। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर कुछ फैक्ट हैं गंगा नदी के बारे में, उसके बारे में पहले समझते हैं। आज का टॉपिक हमारा है गंगा नदी तंत्र के बारे में। भाई, गंगा नदी तंत्र के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मैपिंग भी करूंगा, पहले फैक्ट के बारे में समझो थोड़ा, जिससे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। देखिए, ध्यान रखना, गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र। चलिए, ये तो आपने देख लिया। लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। समझो आप इस चीज को। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसकी टोटल लंबाई आपको पता है 25-25 किलोमीटर। 25-25 किलोमीटर इसकी क्या है, 2525 किलोमीटर क्या है इसकी टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है। उद्गम इसका आपको पता है। ध्यान रखना, एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये सब नोट करते रहना आप। एक फैक्ट जो है गंगा नदी का सबसे महत्वपूर्ण है, गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहला है उत्तराखंड, उद्गम होता है इसका। दूसरा है यूपी, तीसरा हो जाएगा बिहार, चौथा क्या हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा झारखंड, और पांचवा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ये क्या करती है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिलती है और वहीं पर सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, और वहीं पर इसको संयुक्त धारा को, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। उसके बाद ये क्या होती है, आपकी बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से बहती है, लेकिन गंगा नदी का अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र टोटल 15 राज्य में फैला हुआ है। टोटल 15 राज्य में फैला हुआ है गंगा अपवाह तंत्र। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गंगा तो 5 राज्यों में बहती है, लेकिन इसका जो टोटल अपवाह तंत्र है भारत के 15 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये है कि भारत का जो टोटल अपवाह तंत्र है, टोटल अपवाह तंत्र का लगभग 29% अपवाह तंत्र केवल गंगा का अकेले का है, यानी कि यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। कुछ मैंने आपको फैक्ट बताए, राज्यों के बारे में ध्यान रखना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गंगा नदी के जल में, गंगा जल में एक बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विषाणु।
बैक्टीरियोफेज नाम का ये क्या पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज दो प्रकार के होते हैं, बैक्टीरियोफेज T2, बैक्टीरियोफेज T4। तो ये पाए जाते हैं आपके गंगा नदी में पाया जाता है भाई। अब ये बैक्टीरियोफेज का मतलब जो है ध्यान रखना, ये होते तो विषाणु है लेकिन नाम इसका बैक्टीरियोफेज है। ध्यान रखना, ऐसे विषाणु जो बैक्टीरिया पर निर्भर रहते हैं जीने के लिए उनको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। ये विषाणु होते हैं लेकिन जीने के लिए बैक्टीरिया पर निर्भर रहते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया को तो ये नष्ट कर देता है, इसी कारण गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता। गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु पाया जाता है और जो गंगा जल को कभी खराब नहीं होने देता। बहुत महत्वपूर्ण लाइन ध्यान रखना, बैक्टीरियोफेज नाम का क्या पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, आगे नेक्स्ट जो एक फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ, इस बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा नदी के जल में डाइजॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, DO बोला जाता है। डाइजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और इस डाइजॉल्व ऑक्सीजन के कारण इस नदी में जलीय जीव अधिक पाए जाते हैं। जलीय जीवों को जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सहायक होती है ज़्यादा डाइजॉल्व ऑक्सीजन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और गंगा नदी के जल में, गंगा नदी में स्वतः स्वच्छ होने की प्रक्रिया होती है। ये नदी अपने आप को खुद ही स्वच्छ कर लेती है, सबसे बड़ी खासियत है गंगा नदी की। इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, आपको पता है। स्वतः क्या करती है, स्वतः स्वच्छ करने का काम करती है स्वयं को, है ना। तो इसमें डाइजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है और इसके ही एक डेट आपको ध्यान रखनी है, 5 अक्टूबर 2009 5 अक्टूबर 2009 की एक डेट आपको ध्यान रखनी है। 5 अक्टूबर 2009 के दिन गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन, जिसको बोला जाता है गैंगटिक डॉल्फिन, क्या बोला जाता है, गैंगटिक डॉल्फिन। गंगा नदी में पाए जाने वाली गैंगटिक डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, गैंगटिक डॉल्फिन, अर्थात गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन। और इसी गैंगटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो मिलता है वो है बेटा प्लेटेनिस्टा गैंगटिका। प्लेटेनिस्टा गैंगटिका इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है गैंगटिक डॉल्फिन का, जिसको 5 अक्टूबर 2009 को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखना। 4 नवंबर 2008 को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया था गंगा नदी को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ, आपने शायद ये सुना ना हो। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने, नैनीताल हाई कोर्ट ने, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था। ध्यान रखना बेटा, जीवित व्यक्ति का दर्जा। नैनीताल हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2017 को गंगा और यमुना नदी को जीवित व्यक्ति माना है और इन दोनों नदियों को जीवित व्यक्ति मानने के बाद भारत के नागरिकों के जैसे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, ये स्टेटमेंट दी थी नैनीताल हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2017 को। यानी कि जीवित व्यक्ति माना है गंगा और यमुना को और इनको भारत के नागरिकों के जैसे सारे अधिकार भी दे दिए गए हैं।
समझ रहे नहीं समझ रहे, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था। तो ये मैंने कुछ आपको डिटेल बताई गंगा नदी के बारे में। अब हम मैपिंग करते हैं गंगा नदी के बारे में, मैप तैयार करते हैं। आप क्या करोगे, आप भी इसके बारे में मैप बनाना शुरू करोगे, मेरे साथ चलते रहना जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। ध्यान रखना, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, गंगा नदी तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। चलिए देखिए, आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से में एक जगह है गोमुख। गोमुख से ही गंगा नदी का उद्गम होता है, लेकिन इसको यहाँ पर भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर में स्थित गोमुख नामक स्थान से। वहीं इसके समांतर ही, इसके पैरेलल ही उत्तराखंड में ही एक ग्लेशियर है, नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी हो जाएगी? अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ठीक है, इस नदी का उद्गम होता है यहाँ से। चलिए ध्यान रखना, अलकनंदा नदी में यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। और जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा आपस में मिलती है, इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। उत्तराखंड के बच्चों को तो इस बारे में सारा पता है। विष्णु प्रयाग इसको बोला जाता है, विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ठीक उसके बाद हम नीचे आते हैं, एक दूसरी नदी इसमें मिलती है, इस दूसरी नदी इसमें मिलती है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी इसमें मिलती है नंद प्रयाग में। दूसरा प्रयाग हो जाएगा नंद प्रयाग, ध्यान रखना। फिर तीसरी एक महत्वपूर्ण नदी इसमें आती है पिंडर नदी। पिंडर नदी इसमें मिलती है, और जिस जगह पर ये मिलती है इस जगह का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। फिर नीचे ध्यान रखना, इसमें दाहिने तरफ से एक नदी मिलती है, इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। जहाँ पर मंदाकिनी नदी मिलती है, इस जगह का नाम हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अलकनंदा में मिलती है। फिर जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती है, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से आगे जाकर ही ये क्या कहलाती है? गंगा के नाम से कहलाती है। देवप्रयाग से आगे जाएगी ये नदी गंगा के नाम से, इसके बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, प्रयाग वो जगह होती है जहाँ पर दो नदियों का आपस में मिलन होता है। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस नदी की गहराई ज़्यादा है और किस नदी का जल ज़्यादा है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने पंचप्रयाग के बारे में बताया, अलकनंदा में सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकली, फिर सबसे पहले धौली गंगा इसमें मिलती है विष्णु प्रयाग में। तो ध्यान रखना, अलकनंदा की गहराई यहाँ पर ज़्यादा है, तो जब अलकनंदा की गहराई ज़्यादा होगी तो ये नदी अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ेगी। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ध्यान रखना, देव प्रयाग में भागीरथी नदी और आपका अलकनंदा नदी दोनों का ही क्या हो जाता है? दोनों नदियों का गहराई बराबर हो जाती है, जल बराबर हो जाता है। इसके बाद देवप्रयाग से आगे ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो इसके आगे का देखते हैं, अब गंगा नाम से जानी जाती है। चलिए
मैंने आपको गंगा नदी के फैक्ट के बारे में बताया। इसके आगे की मैपिंग में आगे आपको दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये सारे फैक्ट आप नोट करें और मेरे को कमेंट में बताएं कि इसके आगे की वीडियो बनानी है। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए, जय हिंद जय भारत। इसके आगे का पाठ मैं आपको बना कर दूंगा। हम अभी देवप्रयाग तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद गंगा नदी को भारत के परिदृष्टिकोण से देखना है। उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, से पश्चिम बंगाल, यमुना के बारे में देखना है। सारे नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, जय हिंद जय भारत।